हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। जीएसटी में आपको पता है हमारा चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके साथ हम देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे आया हमारा जीएसटी इंडिया में। जीएसटी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल, किस आर्टिकल से जीएसटी आया, ये हम देख रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन में सारा का सारा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में दिखाई थी, जैसे कि ओल्ड आर्टिकल्स थे, न्यू आर्टिकल्स, अमेंडेड आर्टिकल्स मैं आपको बता रही थी। और आर्टिकल सब कंप्लीट हो चुके हैं। आज एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारा होगा, जो है आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल है, जो जीएसटी काउंसिल के ऊपर है। उसको आज की क्लास में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आज की क्लास में। उसको पहले तो हम एक काम करते हैं, सारा का सारा जो आर्टिकल्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल है उसको फिर से हम करेंगे आज की क्लास से। सो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीओआई में क्या बताई थी कि आर्किटेक्ट कौन थे, किसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने वाले थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इफेक्टिव डेट जो थी वो 26 जनवरी 1950 थी। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थी, मतलब हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए ये यूनिक है। क्योंकि दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकनेस क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी हमारा जो आर्टिकल था वो आर्टिकल है 395। एक्चुअल में आर्टिकल 395 है, आपको कहीं कहीं 448 देखने को मिलेगा, फॉर एक्चुअल 395 ही आर्टिकल है। एंड टोटल शेड्यूल्स है हमारा 12 शेड्यूल्स है। एंड जो हमारा सिलेबस में हम सिर्फ 1 शेड्यूल कवर करेंगे और 18 आर्टिकल्स कवर करेंगे। मतलब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 1 शेड्यूल और 18 आर्टिकल्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी मैं आपको कुछ एक लिस्ट दिखाई थी, जो ओल्ड आर्टिकल थी, न्यू आर्टिकल्स थी, अमेंडेड आर्टिकल्स थी। जो वो आर्टिकल्स क्या बोलता है, पहले तो ओल्ड आर्टिकल्स में हम देखे थे आर्टिकल नंबर 245, जो बोलता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब हमारा जो लॉ है वो कहाँ तक है, मतलब जो लॉ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ने बनाया है वो कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, ये बोलता है आर्टिकल 245। ओके, अभी आर्टिकल 246 क्या बोलता है, मैं ये ओल्ड आर्टिकल बता रही हूँ। 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। फिर जैसे कि पहले मैं ओल्ड आर्टिकल रिवाइज कर लेती हूँ, फिर न्यू आर्टिकल, फिर अमेंडेड आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 245 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 245 बोलता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है और स्टेट असेंबली ने जो लॉ बनाया है वो कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, ये बोलता है कहाँ तक एप्लीकेबल होगा। कहाँ तक, मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, एप्लीकेबल होगा। ये कौन बोलता है? ये बोलता है ओल्ड आर्टिकल, जो बोलता है आर्टिकल 245 बोलता है कि कहाँ तक इंडिया में जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ने वो कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 245। आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली किस किस मैटर पर लॉ बना सकते हैं, ये बोलता है सब्जेक्ट मैटर, ये बोलता है आर्टिकल 246। मतलब कहाँ तक एप्लीकेबल है, ये बोलता है एक्सटेंड जो बोलता है। जैसे कि आर्टिकल्स नंबर ओल्ड आर्टिकल्स में आर्टिकल नंबर 245 एक्सटेंड बताता है, 246 सब्जेक्ट मैटर बताता है। जैसे कि पार्लियामेंट किस मैटर पर स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, ये बोलता है आर्टिकल 245। और आर्टिकल 246 बोलता है किस किस मैटर पर पावर है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को वो लॉ बना सकते हैं, ये बोलता है आर्टिकल 246। देन आर्टिकल 248 क्या बोलता है? आर्टिकल 248 बोलता है जिसका कोई नहीं उसका आर्टिकल 248, मतलब रेसिडुअरी आर्टिकल्स। ओके, ये बोलता है आर्टिकल 248, जब अगर कोई ऐसा मैटर है जो कोई भी लिस्ट में नहीं है, ना कि लिस्ट 1 मतलब यूनियन लिस्ट में है, ना कि लिस्ट 2 मतलब स्टेट लिस्ट में है, ना कि लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट में है, अगर तीनों ही लिस्ट में कहीं पर भी वो नहीं है, कोई कंसेप्ट ऐसा है कि वो कहीं पर भी नहीं है। जैसे कि हमारा एंट्री नंबर 82 है, वो क्या बोलता है? एंट्री नंबर 82 बोलता है कि हमारा इनकम टैक्स के बारे में। एंट्री नंबर देन 46 होता है स्टेट लिस्ट में, वो बोलता है
एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। वैसे ही अगर कोई कंसेप्ट ऐसा है जो तीनों लिस्ट में नहीं है तो वो कहाँ से बना जाएगा, वो बना जाएगा यूनियन लिस्ट है एंट्री नंबर 97 से, लिस्ट नंबर 1 से वो बना जाएगा एज पर आर्टिकल 248 टेस्टरी आर्टिकल। मतलब यही बोलता है कि अगर कोई मैटर ना कि यूनियन लिस्ट में है, ना कि स्टेट लिस्ट में है, ना कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो वो मैटर को हम बनाएंगे एंट्री नंबर 97 लिस्ट नंबर 1 से, मतलब एंट्री नंबर 97 लिस्ट नंबर 1 से। ओके, यूनियन लिस्ट है बनाएंगे, यूनियन लिस्ट तो आपको पता है, यूनियन लिस्ट है बनाएंगे। अभी ये रहा हमारा आर्टिकल 248। अभी उसको देन हम आर्टिकल 254 देखेंगे। 254 क्या बोलता है, अगर किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अगर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उस केस में कौन प्रिवेल करेगी, उस केस में डेफिनेटली पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया, अगर हमारा प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट से ही है, फिर तो स्टेट प्रिवेल कर जाएगी। अगर किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पहले पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी, अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट से ही है, फिर तो स्टेट प्रिवेल करेगी। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 254। ओके, देन आर्टिकल नंबर 265। आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब बिना लॉ के ना ही कोई टैक्स लगेगा, ना ही कलेक्ट होगा, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 265। अभी यहाँ पर हम देखेंगे टोटल, आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल जो फॉर्म हुई वो किस दिन को फॉर्म हुई, 10/9/16 को फॉर्म हुई, नोटिफाई हुई 12/9/16 को। अभी टोटल मेंबर जो है जीएसटी काउंसिल में वो 33 मेंबर है। चेयरपर्सन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब एफएम, मतलब श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो है चेयरपर्सन। एंड मेंबर फ्रॉम सीजी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स है वो कितने हैं, सीजी के मेंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और चार्ज ऑफ रेवेन्यू, बोथ मेंबर्स फ्रॉम सीजी है। देन मेंबर्स फ्रॉम एसजी भी है, नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट, वो भी है यहाँ पर। और वाइस चेयरपर्सन जो है 1 मेंबर फ्रॉम स्टेट, वो है वाइस चेयरपर्सन। ओके, ये चारों इंपोर्टेंट है। टोटल मेंबर है 33 मेंबर्स। ओके, अभी हम कोरम देखेंगे कि कोरम कितना यहाँ पर चाहिए। कोरम मतलब मिनिमम मेंबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड मीटिंग, इसको बोलते हैं कोरम। अभी कोरम कितना चाहिए, अगर एक जीएसटी काउंसिल है, उस मेंबर में अगर वहां पर किसी बिल का पास हुआ तो वहां पर मेंबर्स का प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना मेंबर्स प्रेजेंट होने से हमको मान लिया जाएगा कि वहां पर कोरम हो चुका है और बिल पास हो जाएगा, ये हम देखेंगे। यहाँ पर कोरम कितना रिक्वायर्ड है, इन सिंपल लाइन कोरम हमको लीगल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड मीटिंग, इसको बोलते हैं कोरम। अभी जीएसटी काउंसिल में अगर कोई बिल पास हुआ तो मिनिमम कोरम तो चाहिए होगा। अभी हम देखते हैं कोरम कितना चाहिए। कोरम जो चाहिए हमको वो चाहिए मिनिमम 50%, मतलब जितना यहाँ पर मेंबर्स है उसका 50% हमारा कोरम चाहिए। ओके, अभी सीजी का जो शेयर है यहाँ पर कितना है, 1/3 इक्वल टू 33.33% वोट। देन एसजी का जो शेयर है वो यहाँ पर है 2/3 इक्वल टू 66.67%। ओके, ये रहा। अभी वोटिंग में अगर फेवर में आया तो 75% अगर फेवर में आया तो बिल पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। वोटिंग इन फेवर जो आएगा वो कितने आएगा, 3/4 आएगा, मतलब 3/4 मतलब 75%। अगर वोट फेवर में आया तो पास हो जाएगा कोई भी अगर बिल यहाँ पर आया। ओके, अभी हम देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल मेक रिकमेंडेशन ऑफ फॉलोइंग, क्या क्या अंडर किस, मतलब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड क्या क्या कर सकती है। ओके, ये देखते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। क्या क्या रेकमेंड कर सकती है, जैसे कि जीएसटी काउंसिल क्या क्या रेकमेंड करती है। काउंसिल मेक recommendation ऑफ फॉलोइंग, क्या क्या रिकमेंडेशन देती है जीएसटी काउंसिल। जैसे कि फर्स्ट वो देती है गुड्स और सर्विस टू बी सब्जेक्टेड
और टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, मतलब क्या क्या ऐसा गुड्स है जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगा। देन अपॉर्चनमेंट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अपॉर्चनमेंट होगा। देन स्पेशल रेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब जीएसटी काउंसिल अगर चाहे तो स्पेशल रेट भी लगा सकती है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ओके, अभी और एक पॉइंट रहा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप नोट कर लेना। और क्या कर सकती है जीएसटी काउंसिल, और क्या कर सकती है, और जीएसटी काउंसिल थ्रेशोल्ड लिमिट जो है हमारा, थ्रेशोल्ड लिमिट आपको पता है जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट होता है हमारा 40 लाख का है ना, एक थ्रेशोल्ड लिमिट आपको पता है। 20 लाख का भी है, 10 लाख का भी है, 40 लाख का भी है। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर भी वो फिक्स कर सकता है, और स्पेशल प्रोविजन भी वो इंसर्ट कर सकता है। प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, स्पेशली कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए वो चाहे जीएसटी काउंसिल तो कुछ स्पेशल प्रोविजन भी इंसर्ट कर सकती है ऑफ स्टेट। जीएसटी काउंसिल अगर चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजन भी, यहाँ पर 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, है। ओके, अभी मैं समरी बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना। जैसे कि जीएसटी काउंसिल जो है आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल है, क्या है, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल है जो बोलता है फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। उसका जो फॉर्म किया गया है वो 10 सितंबर 16 को फॉर्म किया गया है, एंड नोटिफाई जो किया गया है वो 12 सितंबर 16 को नोटिफाई किया गया है। देन टोटल मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल 33 है, वहाँ पर एक चेयरपर्सन है, मेंबर्स फ्रॉम सीजी है, मेंबर्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट है, और वाइस चेयरपर्सन है। ओके, अभी ये 33 मेंबर कंप्लीट हो गया। अभी कोरम जो रिक्वायर्ड है वो हमको 50% चाहिए। देन सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 1/3 है, मतलब 33.33%। स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 2/3 है, मतलब 66.67%। वोटिंग इन फेवर हमको चाहिए 75%। अभी जीएसटी काउंसिल क्या क्या रिकमेंड कर सकती है, जैसे कि पहले तो जीएसटी काउंसिल हमारा डिसाइड करती है कि किस गुड्स में हमारा टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, कौन सा गुड्स टैक्सेबल होगा, ये सब डिसाइड करती है जीएसटी काउंसिल। अपॉर्चनमेंट कैसे होगा आईजीएसटी का, स्पेशल रेट क्या होगा स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, अगर वो चाहे तो कुछ स्पेशल रेट भी लगा सकती है। देन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर क्या रहेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट आपको पता है 10 लाख भी है, 20 लाख भी है, 40 लाख भी है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगा, और एक पॉइंट बताती है कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए जो स्पेसिफाइड कैटेगरी कुछ है, 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, उस स्टेट के लिए क्या क्या अगर वो चाहे तो कुछ प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन भी बना सकती है। बस ये है हमारा जीएसटी काउंसिल। अभी इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी हम न्यू आर्टिकल देखेंगे। न्यू आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है। ये आर्टिकल बोलता है प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी, मतलब जीएसटी का सारा प्रोविजन यहाँ पर है। जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जीएसटी जब आया ना ही वो कोई एंट्री में था ना वो किसी लिस्ट में था, इसीलिए जीएसटी के लिए पहला एक न्यू आर्टिकल इंसर्ट हुआ, जिसका हमारा जो आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ था वो 101 आर्टिकल अमेंड हुआ था, और उसके साथ साथ बिल नंबर जो था वो था 122 बिल नंबर था। तो आर्टिकल, जिस आर्टिकल से हमारा जीएसटी आया उस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है। मतलब आपको अगर अब कोई पूछेगा कि जीएसटी कैसे आया, आप उसको बताना जीएसटी ना कोई एंट्री में है ना कोई लिस्ट में। जीएसटी आने के लिए पहले तो हमारा आर्टिकल 246 कैपिटल है इंशर्ट हुआ, उसके बाद जीएसटी आया। मतलब जीएसटी की कहानी हमारा आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए से लिखी गई थी।
देन आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए बोलता है अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब आईजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब अपोर्शनमेंट कैसे होगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा फिर स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ऐसे होता है अपोर्शनमेंट। देन आर्टिकल नंबर 279 क्या बोलता है, जीएसटी काउंसिल, ये हम आज की क्लास में करेंगे। अभी आर्टिकल नंबर 366(12) है, ये बोलता है क्या, गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, देन GST is the tax on supply of goods and service or both except supply of alcohol liquor for human consumption। अल्कोहल लिक्वर कर छोड़कर जीएसटी कहाँ पर एप्लीकेबल है, गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है और सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल है और दोनों के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है, एक्सेप्ट अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ओके अभी आर्टिकल नंबर 1 आपको मैं बता चुकी हूँ, इंडिया का डेफिनेशन जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल्स से 200 बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स वो भी इंडिया है, ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पज के लिए। देन आर्टिकल नंबर 271 क्या बोलता है हमारा, आर्टिकल नंबर 271 जो है वो बोलता है कि पावर टू लेवी सेज एंड सरचार्ज, हमारा यहाँ पर सेज है सरचार्ज है, आपको पता है जैसे कि हमारा जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेज इनकम टैक्स में 4% होता है, यहाँ पर भी सेज है, जैसे कि सीन आइटम ऊपर मतलब सिगरेट के ऊपर, वैसे ही यहाँ पर ही सेज है। मैं ये कंसेप्ट भी आपको करा चुकी हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स मतलब पावर ऑफ लेवी सेज और सरचार्ज बाय द पार्लियामेंट। ओके सरचार्ज एंड कैसे सरचार्ज मतलब पावर तो होता है पार्लियामेंट के पास ही, वो सरचार्ज और सेज लगा सकती है। ओके पावर टू लेवी सेज और सरचार्ज। ओके अभी अमेंडमेंट आर्टिकल कुछ है उसको देखेंगे, फिर आज की क्लास हम जीएसटी काउंसिल स्टार्ट करेंगे। अभी हम देखते हैं जीएसटी काउंसिल एज फॉर आर्टिकल 279 कैपिटल ए है, जो बोलता है फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कब फॉर्म हुआ, जीएसटी काउंसिल हमारा जो फॉर्म हुआ वो 10/9/16 को फॉर्म हुआ, एंड जीएसटी काउंसिल जो नोटिफाई हुआ वो 12/9/16 को नोटिफाई हो गया, एंड टोटल मेंबर्स जो है वो 33 है। मतलब कब फॉर्म हुआ, 10/9/16 को, नोटिफाई हुआ 12/9/16 को, एंड टोटल मेंबर्स जो है वो 33 मेंबर्स है। ओके जीएसटी का ये जस्ट जीएसटी काउंसिल का बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 33 मेंबर्स है। चेयरपर्सन जो है, चेयरपर्सन कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, वो हमारा क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसका चेयरमैन, जो है इसका चेयरमैन। ओके अभी हम देखते हैं मेंबर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर कितने कितने हैं, जैसे कि 33 मेंबर में कैसे कैसे मेंबर बनते हैं, स्टेट का कितना है, सेंट्रल का कितना है, ये अब देखते हैं। एग्जाम्पल 1 जैसे टोटल मेंबर्स 33 है, मेंबर्स आए 25, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर और स्टेट गवर्नमेंट में 23 मेंबर, 2 मेंबर दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में येस बोल दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर ही येस बोलेंगे। ओके स्टेट गवर्नमेंट के जो 23 मेंबर्स है वो 23 मेंबर्स नो बोल दिए, जितने टोटल वोट किए वो सब नो बोल दिए। तो उस केस में डिसीजन अप्रूव होगा या नहीं, इस केस में डिसीजन अप्रूव नहीं होगा, अप्रूव्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं समझा रही हूँ। डिसीजन इसीलिए अप्रूव नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वोट किए वो 2 मेंबर्स वोट किए, मतलब 33.33% वोट यहाँ पर फेवर में आ गया। हमारा फेवर में कितना आना चाहिए, 75% वोट फेवर में आना चाहिए तो डिसीजन अप्रूव होगा। अगर 75% लेस देन इज 33.33%, अगर 75% से कम आया तो डिसीजन यहाँ पर अप्रूव नहीं होगा। यहाँ पर दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों येस किए, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स के मेंबर थे वो सारे के सारे नो कर दिए। मतलब यहाँ पर जो वोट आया सिर्फ 33.33% वोट आया। अगर 33.33% वोट आया तो लेस देन 75%, तो इस केस में डिसीजन अप्रूव नहीं होगा। ओके सो आपको एक लाइन लिखना है, जैसे कि नो डिसीजंस विल नॉट बी अप्रूव बिकॉज ओनली 33.33% वोट इन फेवर which is less than 75%। ओके ये आपको लिखना है। एग्जाम्पल 2 अभी देखते हैं। अभी एग्जाम्पल 2 में क्या हुआ, टोटल टीए मतलब टोटल मेंबर 33 है, मेंबर्स प्रेजेंट 30 है, 30 मेंबर आए, उसमें से क्या हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर नो ही बोल दिए,
मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा मेंबर नो बोल दिया। स्टेट गवर्नमेंट में जो 28 मेंबर थे वो यस बोले। इस केस में डिसीजन अप्रूव होगा या नहीं? इन सिंपल लाइन में अगर यहाँ पर बोलूं, वहां उस केस में क्या था, सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट वाले हाँ कर दिए, फिर भी डिसीजन अप्रूव नहीं हुआ। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर ने मना कर दिया, दोनों का दोनों। तो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट में 28 मेंबर्स है वो यस बोले, तो इस केस में क्या डिसीजन अप्रूव हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 66.67% वोट फेवर में आया, विच इज लेस देन 75%। तो इस केस में भी डिसीजन अप्रूव नहीं होगा। सो आपको लिखना है नो डिसीजन विल नॉट बी अप्रूव बिकॉज ओनली 66.67 वोटिंग इन फेवर विच इज लेस देन 75%। ओके, एग्जाम्पल 2 इज अप्रूव नहीं होगा डिसीजन। अभी एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या है? एग्जाम्पल 3 में टोटल मेंबर 33 है, मेंबर्स प्रेजेंट एमपी मतलब मेंबर्स प्रेजेंट 25 मेंबर्स है, तो टीएम मतलब टोटल मेंबर्स, एंड 2 मेंबर्स यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर्स थे जो बोले यस, एंड स्टेट गवर्नमेंट के 23 मेंबर्स थे वो अटेंड किए, उनमें से 20 यस बोले एंड 20 बाकी जो 3 मेंबर्स है वो नो बोले। यहाँ पर डिसीजन अप्रूव होगा या नहीं? ये सीजी का है, ये एसजी का है। ओके, ये क्वेश्चन है। टोटल मेंबर 33 है, यहाँ पर मेंबर्स प्रेजेंट आए 25, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे मेंबर यस बोल दे, स्टेट गवर्नमेंट के 23 मेंबर्स में से 20। अभी यहाँ पर क्या होगा, डिसीजन अप्रूव होगा या नहीं? जैसे कि टोटल मेंबर 33 थे, मेंबर्स प्रेजेंट 25 थे, सीजी का 2 मेंबर यस बोल दिए, एसजी का 23 मेंबर्स में 20 मेंबर यस बोले, बाकी 3 मेंबर्स नो बोले। तो इस केस में डिसीजन अप्रूव होगा या नहीं, हमको यहाँ पर निकालना है। जैसे कि यहाँ पर जो डिसीजन है टोटल, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में टोटल जितने मेंबर्स है स्टेट गवर्नमेंट में, टोटल वोट कितना है 66.67, शेयर कितना है 66.67। अगर उसमें से 23 मेंबर्स आए, यस कितने बोले 20 मेंबर, तो कितना आया यहाँ पर 58% निकल कर आएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 58% निकल कर आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, देखो जैसे कि 66.67 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 20, यहाँ पर 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 58। ओके, 58% वोट फेवर में आया, मतलब 58% प्लस में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों को दोनों यस कर दिए, मतलब 33.33%। यहाँ पर ऐड करेंगे 58 प्लस में 33.33%, कितना आया 91.33% फेवर में आया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो 91.33% फेवर में आया मोर देन कितना है 75% है, ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा है 75% से ज़्यादा है, तो डिसीजन यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर डिसीजन अप्रूव होगा, कैसे होगा, यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, जैसे कि यस डिसीजन विल बी अप्रूव बिकॉज 91.33% वोट इन फेवर विच इज़ मोर देन 75%। ओके, ये आपको लिखना है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। देखो टोटल 33 मेंबर्स है, 25 मेंबर्स प्रेजेंट हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों का दोनों मेंबर यस बोल दिए, स्टेट गवर्नमेंट के 23 मेंबर्स है, उसमें से 23 में से 20 ने यस बोले और बाकी जो तीन है वो नो बोले। तो हमारा अगर सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यस बोलता, उस केस में वोट कितना आता 66.67, या मैं बता चुकी हूँ 66 मतलब 1/3 जो है शेयर है कितना, 1/3 है स्टेट का, 2/3 है 1/3 है सेंट्रल का, 2/3 है स्टेट का, 2/3 मतलब 66.67 वोट, 2/3 मतलब 66.67 डिवाइडेड बाय मेंबर्स आए कितने 23, वोट कितने किए 20, मतलब फेवर में कितने वोट किए 20, बाकी अगेंस्ट में कितने किए 3। तो इस केस में अगर हम फेवर में निकालेंगे तो 58 पॉइंट आएगा,
उसके साथ साथ हम ऐड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों का दोनों मेंबर्स यस किए, तो उस केस में 33.33 ऐड करेंगे, तो आएगा 91.33%, विच इज वोट इन फेवर, विच इज मोर देन 75%। ओके, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कि टोटल मेंबर्स जो है वो 33 है, 28 प्रेजेंट हुए, उनमें से सेंट्रल। सो आज की क्लास बस यहीं तक है। अभी और 2-3 एग्जाम्पल मैं कल की क्लास में आपको करवाऊंगी, फिर हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका जो चैप्टर में हम सिर्फ देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, जीएसटी कैसे आया, जीएसटी का हिस्ट्री क्या है, उसको हम देखेंगे। जैसे कि बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी नेक्स्ट क्लास में होगा, बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी आज की क्लास इतना है। सो बाय बाय।